नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपकी अपनी कक्षा में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया तैयारी कर रहे होंगे। आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा लेके आए हैं, जो कि ये हिंदी साहित्य का सरल इतिहास सीरीज चल रहा है। आज ये 25वीं क्लास है। इसके 25 क्लास हो चुकी है, आज की 26वीं क्लास है। ठीक है, 26वीं क्लास है। अगर आपने ये सारी कक्षाएँ नहीं देखी तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो 25वीं सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। 25वीं वीडियो पे आप वहाँ से देख सकते हैं क्रमवार। ये कक्षाएं जो होती है बहुत ही महत्वपूर्ण है। छोटा इतिहास चल रहा है और बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। यहाँ से भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं पुटअप होते हैं, चाहे लिखित परीक्षा हो उसके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। टीजीटी, पीजीटी, एलटीजीआईसी सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए चलते हैं। द्विवेदी युग कर रहे थे हम लोग, तो द्विवेदी युग में इसके पहले आलोचना तक हो चुका था। आज हम देखेंगे कविता। क्या देखेंगे? कविता। ठीक है, देखते हैं कविता का क्या वर्णन त्रिपाठी जी ने किया है। इस युग में खड़ी बोली हिंदी काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई। इसमें प्रबंध काव्य लिखे गए। अनेक कवियों ने ब्रज भाषा छोड़कर खड़ी बोली अपनाया। एक और खड़ी बोली को ब्रज भाषा के समक्ष काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। दूसरी ओर विकसित चेतना के कारण कविता नई भूमि पर संचरण करने लगी। ठीक है, रीति का विरोध निषेधात्मक था। सार्थक विरोध किसी रचनात्मक दिशा की ओर उन्मुख होता था। वास्तव में जो बोध रीतवाद का विरोध कर रहा था, वही नया बोध भी निर्मित कर रहा था। ठीक है, आगे देखते हैं। नया बोध का पहला लक्षण स्वच्छंदता की प्रवृत्ति थी। तो क्या थी? स्वच्छंदता की प्रवृत्ति। और प्रथम स्वच्छंद लेखक कौन थे? हमारे श्रीधर पाठक थे। ठीक है, जो श्रीधर पाठक के काव्य में प्रकट हुई है। रीतिबद्धता एवं प्रणाली निर्दिष्टता के विरोध और उसके प्रति विरोध का यह स्वाभाविक परिणाम था। जब जड़ शास्त्रीयता भाव धारा को जड़, उबाऊ और गतिकालिक बना देती है, तब काव्यधारा का विकास स्वच्छंद मार्ग पर चलकर होता है। यह मार्ग जीवन लोक और प्रकृति के बीच से होकर जाता है। लोक जीवन काव्य तो ताजगी हो देता है, इसमें थोड़ा बहुत रहस्य भावना भी आ जाती है। इस प्रवृत्ति को स्वच्छंदतावाद या रोमांटिसिज्म कहते हैं। तो क्या कहते हैं इस प्रवृत्ति को? स्वच्छंदतावाद या रोमांटिसिज्म कहते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं है कि काव्य की यह प्रवृत्ति भाषा और छंद में दिखाई पड़ती है और साहित्यिक भाषा लोक भाषा की ओर मुड़ती है। साथ ही छंदों पर भी लोक प्रचलित लय और ध्वनि का प्रभाव पड़ता है। आगे देखते हैं श्रीधर पाठक को। श्रीधर पाठक, समय क्या है? समय आप बहुत महत्वपूर्ण होता है। समय आप बिल्कुल ध्यान दें। इनका जन्म है 1876, मृत्यु हुई इनकी 1928 में। ठीक है, जन्म समय आप ध्यान दें 1876। ये क्रम लगाने के लिए आते हैं तो इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्रीधर पाठक खड़ी बोली के प्रथम कवि हैं। तो किसके? खड़ी बोली के ये प्रथम कवि माने जाते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया। ये स्वच्छंदतावाद के प्रथम स्वच्छंदतावादी ये प्रथम कवि थे। ठीक है, आगे हम पहले बता चुके हैं, जिनमें इस काव्यगत स्वच्छंदता के दर्शन हुए। तो क्या है? स्वच्छंदता के दर्शन हुए हैं। पाठक जी पहले ब्रज भाषा में कविता करते थे। उनका प्रकृति प्रेम ब्रज भाषा काव्य में ही प्रकट हो चुका था। तो जो इनका काव्य भाषा थी पहले, तो वो ब्रज भाषा थी। ब्रज भाषा में इन्होंने प्रकृति प्रेम का वर्णन कर दिया था। लेकिन फिर बाद में खड़ी बोली उनका स्वभाव बोध अधिक अनुकूल थी। तो खड़ी बोली उससे ज़्यादा उनकी रुचि हो गई खड़ी बोली में। तो आगे देखते हैं। खड़ी बोली में अधिक भाव बढ़ गया इनका। 1900 में उन्होंने गुणवंत हेमंत नाम की कविता लिखी। तो जो ये गुणवंत हेमंत है, इसको माना जाता है कि ये खड़ी बोली की प्रथम कविता इनकी है। ठीक है, ये जो खड़ी बोली की प्रथम कविता इनकी गुणवंत हेमंत है, खड़ी बोली की। ठीक है, खड़ी बोली की प्रथम कविता है। ठीक, और अगर इनकी पुस्तक की बात की जाए तो प्रथम पुस्तक कौन है खड़ी बोली में? तो इनका प्रथम पुस्तक है खड़ी बोली में एकांतवासी योगी। ठीक है, प्रथम पुस्तक कौन सी है? एकांतवासी योगी। ठीक, अभी आएगा इसका जिक्र। ठीक है, हरमिट एकांतवासी योगी।
ठीक है। ये प्रथम पुस्तक मानी जाती है। और प्रथम कविता की बात की जाए तो गुणवंत हेमवंत है। ये खड़ी बोली की प्रथम कविता है और खड़ी बोली की प्रथम पुस्तक एकांतवासी योगी। आगे देखते हैं। इसमें प्रकृति को किताबी तरह से नहीं अपनी आंखों से देखा गया है। इसमें ज्वर, बाजरा, खरीफ, रबी, सौंफ, सोआ, पालक आदि का वर्णन है। रीतवादी काव्य में इन समान चीज़ों को काव्य की भूमि से अलग रखा जाता था। कैसे रखा जाता देखते हैं। बहुत ही अच्छा वर्णन। खरीफ के खेत में अब सुनसान है, रबी के ऊपर किसान का ध्यान है। जहाँ तहाँ रहत परोहे चल रहे हैं, बरहे चल के चारों ओर निकल रहे हैं। गेहूं के खेत सरस सरसों घनी, दिन दिन बढ़ने लगी विपुल शोभा शनि। सुघर सौंप सुंदर किस्म की क्यारियां हैं, सोआ पालक आदि विविध तरकारियां हैं। आगे, अपने अपने ठौर सभी यह सोहत हैं, सुंदर शोभा ये सब मनमोहत है। ठीक है, आगे देखते हैं। यह सौंदर्य बोध रीतिवादी सौंदर्य बोध से भिन्न था। आसपास फैले हुए जीवन में ही यहाँ सौंदर्य दिखलाई पड़ता है। श्रीधर पाठक ने एकांतवासी योगी की रचना ख्याल और लावणी शैली में की। सबसे महत्वपूर्ण, अभी हमने पहले पुस्तक बता दिया है, इनका एकांतवासी योगी है। और ये किस शैली में है तो ये लावणी, ख्याल और लावणी शैली में है। सबसे चीज़ ये ध्यान दें। और दूसरी बात ये है कि ये एकांतवासी योगी ये 1886 की रचना है। किसकी है? 1886 की रचना है। इन्होंने अनुवाद ही किया है इसका भी। ये हर्मिट की रचना थी, हर्मिट एक रचना थी गोल्डस्मिथ की। किसकी थी? गोल्डस्मिथ की, इनकी थी। उसी का इन्होंने अनुवाद किया। ठीक है, तो एकांतवासी योगी इन्होंने खड़ी बोली में अनुवाद किया। कब किया? 1886 में किया। और किस रचना का अनुवाद इन्होंने किया? हर्मिट का अनुवाद किया। और किसकी रचना थी ये? गोल्डस्मिथ की रचना। हर्मिट का अनुवाद इन्होंने एकांतवासी योगी नाम से 1886 में खड़ी बोली में किया। ये बहुत पूछा जाता है, इसलिए बार बार जिक्र करना है। इसको कहीं शॉर्ट नोट्स में नोट डाउन कर लें, यहाँ से प्रश्न आते ही हैं। आगे देखते हैं। एकांत की तलाश भी प्रकृति में रमने की प्रवृत्ति का द्योतक है। इन्होंने गोल्डस्मिथ की पुस्तक ट्रैवलर का छंदोबद्ध अनुवाद शांत पथिक नाम से किया है। ठीक है, तो छंदोबद्ध उल्लेख किसमें किया? शांत पथिक में। शांत पथिक के नीचे डिस्क्रिप्शन दिया गया है ट्रैवलर, तो बताया गया है ट्रैवलर और आ प्रॉस्पेक्टर ऑफ सोसाइटी ओलिवर गोल्डस्मिथ। इस काव्य रचना में कवि एक सैलानी की भूमिका में है। ठीक है, कवि कैसे? एक सैलानी की भूमिका में है। अल्पस पर्वत की ऊंचाई से कवि विभिन्न देशों की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थितियों का काल्पनिक मुआयना करता है। उनकी परस्पर तुलना करते हुए यह दिखाने की कोशिश करता है कि इन देशों में उसके देश भिन्न परिस्थितियां हैं, परंतु सब में समान रूप से सुख शांति का माहौल है। ठीक है, तो ये किसमें है? ट्रैवलर, जो ने अनुवाद किया है गोल्डस्मिथ का शांत पथिक नाम से। ठीक है, उसका है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ बन जाती है, शांत पथिक की छंद में लिखा गया। रोला बहुत ही पूछा जाता है, रोला छंद में लिखा गया है। ठीक, रोला छंद में। तो ये हो गया। अगर इनकी और रचनाएं आती हैं तो आ ही जाएंगी। और इनकी अगर बात की तो एक सबसे महत्वपूर्ण है जगत सच्चाई सार। क्या है? जगत सच्चाई सार बहुत आती है। ठीक है, क्या नाम है? जगत सच्चाई सार। ये पूछी जाती है इनकी रचना, इसलिए बता दिया जा रहा है क्योंकि रचना आती है। जगत सच्चाई सार है। एक इनका स्वर्गीय वीणा बहुत पूछा जाता है। ठीक है, स्वर्गीय वीणा। क्या? स्वर्गीय वीणा, ये पूछा जाता है इनकी रचना। एक जगत सच्चाई सार और स्वर्गीय वीणा। आगे एकांतवासी योगी, शांत पथिक। ठीक है, गुणवंत हेमंत इनकी खड़ी बोली में प्रथम कविता है। ये चीज़ ध्यान दें। और एक इन्होंने उजड़ ग्राम नामक की ब्रज भाषा में रचना की। देखिए, अब उजड़ ग्राम में स्टार लगा हो, नीचे कुछ डिस्क्रिप्शन दिया, देखते हैं। उजड़ ग्राम किसका अनुवाद है? ठीक है, उजड़ ग्राम गोल्डस्मिथ की कविता द डिजर्टेड विलेज का ब्रज भाषा अनुवाद है, जिसमें शहर की ओर क्रमिक पलायन से गांव
के उजड़ जाने पर कवि का अफसोस और दुख अभिव्यक्त हुआ है। तो उजड़ ग्राम में किस चीज़ का वर्णन है? जब लोग शहरों की तरफ चले जाते हैं गांव छोड़ के, तो गांव में क्या स्थिति हो जाती है उसका अफसोस और दुख कवि ने व्यक्त किया है उजड़ ग्राम में। और किसकी रचना? गोल्ड स्मिथ की द डिजर्टेड विलेज का अनुवाद किया है, और वो भी ब्रज भाषा में। यह ध्यान दीजिएगा, अभी तक खड़ी बोली में था, अभी ये ब्रज में है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। इन छंदों के नए ढांचे में ढाला, ऐसा करने में वे लय और प्रवाह का ध्यान रखते थे। कुछ कविताएं इन्होंने अतुकांत और दुरांत प्रवाही काव्य विधान, जिसे अंग्रेजी में रन ऑन कहते हैं। तो जो कुछ कविताओं में अतुकांत या दुरांत प्रवाह में शैली में की प्रयोग किया जाता है कवि वाक्य विधान में, तो उसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रन ऑन कहते हैं। महत्वपूर्ण बात है, ठीक है, क्या कहते हैं? रन ऑन कहते हैं। में की है, इसमें वाक्य लंबे होते हैं और वे पंक्ति के साथ नहीं, किसी भी पंक्ति के बीच समाप्त हो जाते हैं। जैसे संध्याटन, इनकी एक रचना है संध्याटन, ठीक है, में व्यक्त है। ठीक है, देखते हैं। और अगर संध्याटन की बात की जाए तो ये इनका खड़ी बोली का मौलिक रचना है। क्या? खड़ी बोली में मौलिक रचना है, खड़ी बोली में मौलिक रचना है। ठीक, आगे इनकी पंक्ति देख लेते हैं कैसे हैं संध्याटन की। विजन वन प्रांत था, प्राकृत मुख शांत था, अटन का समय था, रजनी का उदय था, प्रसव के काल की लालिमा से लशा, बाल शशि व्योम की यों की ओर था आ रहा। ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है। विजन प्रांत था, प्राकृत मुख शांत था, अटन का समय था, रजनी का उदय था। बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, पंक्ति है इनकी संध्याटन से। संध्याटन खड़ी बोली में इनकी मौलिक रचना है, किसके? श्रीधर पाठक की। आगे हम देखते हैं, आगे हैं, इस समय के कवियों ने पौराणिक और ऐतिहासिक कथानक को आधार बनाकर प्रबंध काव्य लिखे हैं। तो मतलब जो द्विवेदी युग का समय था या उस समय के जितने कवि थे वो क्या करें? पौराणिक और ऐतिहासिक कथानक के आधार पर इन्होंने प्रबंध काव्य की रचना की है। ऐसे कवियों में कौन है? ऐसे कवियों में पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। हरिऔध इनका उपनाम है। समय आप ध्यान दें, 1865 से 1947। समय, जन्म समय तो खास करके ध्यान दें, 1865। कालक्रम की दिश से पहले आते हैं। इनका प्रबंध का प्रिय प्रवास 1914 में प्रकाशित हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रिय प्रवास है। और कब हुआ? 1914। समय आप ध्यान दें, ठीक है। अक्सर ये पूछा जाता है प्रिय प्रवास कितने सर्गों में है, ये बहुत क्वेश्चन बैठता है यहाँ पे। तो प्रिय प्रवास कितने सर्गों में है? 17 सर्गों में है। ठीक, और कुछ इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य की बात कर लेते हैं जो कि परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। ठीक है, खड़ी बोली की हिंदी का प्रथम महाकाव्य। ठीक, कौन? प्रिय प्रवास महाकाव्य। तो हिंदी का खड़ी बोली भाषा में और हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास। कब का है? 1914 में। कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग हैं। आप ये चीज़ ध्यान में रखें। और सबसे महत्वपूर्ण अभी जो है नेट के भी पेपर में पूछा गया, तो ये इसका पुराना नाम क्या था? पुराना नाम बहुत पूछा जाता था। क्या है? व्रजांगना विलास। व्रजांगना विलास। तो प्रिय प्रवास का पुराना नाम क्या है? व्रजांगना विलास है। ठीक है, तो आप ये चीज़ ध्यान रखें। ठीक, 2-3 पॉइंट आपको एक्स्ट्रा बता दिए जाते हैं। जो एक्स्ट्रा बताए जाते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए बता दिए जाते हैं। आगे देखते हैं प्रिय प्रवास का उल्लेख क्या है। प्रिय प्रवास की रचना एक उद्देश्य तो खड़ी बोली हिंदी में महाकाव्य के अभाव को पूर्ति करके यह दिखाना था कि इस भाषा में महाकाव्य रचा जा सकता है। साथ ही साथ प्रिय प्रवास के माध्यम से हरिऔध ने कृष्ण को अपने मूल्यों के सांचे को ढालने का प्रयास किया है। कृष्ण काव्य की अलौकिक घटनाओं को बुद्ध संगत एवं विश्वसनीयता ढंग से प्रस्तुत करने की चेष्टा की है। जैसे गोवर्धन धारण की घटना को उन्होंने इस रूप में प्रस्तुत किया है। देखते हैं किस रूप में प्रस्तुत किया है गोवर्धन का धारण।
तो लख अपार प्रसार गिरिंद है, गिरिंद में ब्रज धराधपि के प्रिय पुत्र का सकल लोग लागे कहन उसे रख लिया उंगली पर श्याम ने। ठीक है, अर्थात इसका अर्थ क्या है, अर्थात कृष्ण ने इंद्र के कोप से लोगों को बचाने के लिए इतना उद्यम किया कि लोगों ने कहा कि उन्होंने गोवर्धन को उंगली पर उठा लिया। इसमें कृष्ण को केवल राधा के प्रेम करते नहीं चित्रित किया गया है, इसमें नवधा भक्ति की भी लोकप्रिय व्याख्या की गई है। तो अक्सर ये पूछा जाता है नवधा भक्ति का प्रयोग किस में होगा, तो प्रियप्रवास में भी। ठीक है, इसमें कृष्ण को जननायक का रूप दे दिया गया है। ठीक है, तो कृष्ण को जननायक के रूप में दे दिया गया है। तत्कालीन राजनीतिक दबाव तथा सामाजिक आंदोलन का प्रभाव इस कृति में खुलकर पड़ा है। प्रियप्रवास में संस्कृत के अनेक छंदों का व्यवहार किया गया है, जो पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का प्रभाव ज्ञात होता है। ठीक है, तो जो इन्होंने संस्कृत के छंदों का प्रयोग किया है, तो वो किसका प्रभाव पड़ता है, उस समय जो है बहुत अच्छा काम कर रहे थे हिंदी पे हमारे पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऐसा कहते हैं त्रिपाठी जी कि ये जो प्रभाव दिखाई पड़ते हैं, जो छंद का प्रयोग हुआ है, जहाँ तक मुझे पता है कि महावीर का ही बात होगी, तभी उन्होंने इतने अच्छे तरीके से किया हुआ है ना। प्रियप्रवास की भाषा तत्सम बहुल है, कहीं कहीं तो केवल सहायक क्रिया ही हिंदी को है, बाकी पूरी पंक्ति संस्कृत में है। देखते हैं हम कैसे पूरी पंक्ति संस्कृत में है, किस तरीके का वर्णन प्रियप्रवास में मिलता है। रूपोद्यानम प्रफुल्ल पाय कलिकाः राकेन्दु विवर्णः श्री राधा मृदुभाषिणी मृग दृगी माधुर्य सन्मुखी थी। आगे देखते हैं। हरदौध उर्दू छंदों का भी इस्तेमाल किया है। ठीक है, इन्होंने उर्दू छंदों का भी इस्तेमाल अधिकार पूर्वक कर सकते थे, वे तत्सम पदावली लिख सकते थे और बोलचाल की मुहावरे और जबान में भी इन्हें चोखे चौबते ऐसे संग्रह मिले हैं। तो जो ये मुहावरे शैली में लिखे गए हैं, कौन से, चोखे चौबते, बहुत पूछा जाता है। दो और रचनाएं इनकी मिलती हैं जो मुहावरे शैली में लिखी गई हैं, कौन कौन सी हैं, एक तो इनका चोखे चौबते, एक चुभते चौबते है। एक क्या है, चुभते चौपदे हैं। ठीक, आगे इनका बोलचाल एक नाम से, बोलचाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, बोलचाल। ठीक है, ये भी मुहावरे शैली में, 3 रचनाएं इनकी मुहावरेदार शैली में है। ठीक है, देखते हैं कैसा मुहावरेदार शैली का प्रयोग करते थे ये। क्यों पले पीस कर किसी को तू है बहुत पालसी बुरी तेरी, हम रहे चाहते पाट ना ही पेट तुझे पाटी नहीं मेरी। ठीक है, तो ऐसी शैली का प्रयोग इन्होंने अपनी 3 रचना में किया है, चुभते चौबते, चोखे चौबते और बोलचाल में। ठीक है, आगे देखते हैं। पद्म प्रसून इनकी रचना है, कब की है, 1925 की। कब की है, 1925 की है। वैदेही वनवास कब का है, 1941 का है। कब का है, 1941 का है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात थी 18 सर्ग है। ठीक है, आपका मिलेगा प्रियप्रवास में 17 सर्ग, 18 सर्ग आपको वैदेही वनवास में मिलेंगे। एक रचना इनकी और है, उसमें आपको 15 सर्ग मिलेंगे। तो अगर ये पूछा जाए वैदेही वनवास में किस चीज़ का वर्णन है, राम के द्वारा सीता के निर्वासन की कथा इसमें है। ठीक है, निर्वासन की कथा है। तो वैदेही वनवास में क्या है, वैदेही का वनवास, सीता का वनवास, मतलब राम के द्वारा दिया गया सीता का वनवास वैदेही वनवास में है। कब की रचना है वैदेही वनवास, 1941 की है। कितने सर्ग है, 18 सर्ग है। इनकी एक और प्रबंध रचना मिलती है, वो है पारिजात। क्या है, पारिजात। और समय क्या है इसका, 1937 है। और कितने सर्गों में, 15 सर्गों में है। ठीक, और इसमें क्या है, आध्यात्मिक एवं धार्मिक विषयों का वर्णन इसमें किया गया है। तो ये इनके 3 प्रबंध काव्य हैं, आपको बता दिए गए हैं। तो आज की कक्षा यहीं तक, अगली कक्षा करेंगे हम कल। तो तब के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर ये कक्षाएं अच्छी लगती होंगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि जो प्रतिदिन होने वाली कक्षा है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपको अगली कक्षा में।